हेलो एवरीवन, दिस इज सीएसीएस दीपक अग्रवाल। मैं हूं आपका मेंटर फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17 सीएमए फाइनल। जैसे कि आपको पता है कि पेपर आप लोग का कंप्लीट हो गया है, सीएमए फाइनल का पेपर नंबर 17 आप लोग का कंप्लीट हो गया है। तो ये पेपर बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इजी पेपर आया था। मेरे को इसमें टारगेट लग रहा है कि इस पेपर में इस बार हाईएस्ट जाने वाला है 97। जी हाँ, 97 के आसपास इसमें मार्क्स आने वाले हैं। कोई बच्चा अगर पूरा प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया है, पूरा थ्योरी, पूरा आपका थ्योरी जबरदस्त तरीके से अटेम्प्ट किया उसने और एमसीक्यू जबरदस्त तरीके से अटेम्प्ट किया, एमसीक्यू मैराथन देख के किया है, तो पक्का उसका 30 आउट ऑफ 30 आने वाला है, 21 आउट ऑफ 21 आने वाला है प्रैक्टिकल में। तो डेट मींस 51 आउट ऑफ 51 तो आ ही जाएगा आराम से। फिर बाकी थ्योरी में तो आराम से जबरदस्त तरीके से स्कोर हो जाएगा। तो इसमें आपका एवरेज 70 प्लस तो आना ही चाहिए, 70 प्लस आना चाहिए और हाईएस्ट मेरे को लग रहा है इस बार 97 जाएगा इस पेपर में। तो चलिए एक एक करके एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एमसीक्यू देख लेते हैं कि एमसीक्यू क्या आया था। देखिए एमसीक्यू जो कि सेक्शन ए रहता है आपका कंपलसरी, इस बार का पेपर में जून 2025 में सेम क्वेश्चन पैटर्न फॉलो किया है इंस्टीट्यूट ने। 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, 15 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है। 15 एमसीक्यू क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। देखिए कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो प्रिपेयर होता है कितना दिन में हम लोग को फाइल करना पड़ता है? ऑब्वियसली 30 डेज में फाइल करना पड़ता है। सेक्शन 148 बोलता है कि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हम लोग को सेक्शन 30 डेज के अंदर में हम लोग को कंपनी को इज टू बी फर्निश बाय द कंपनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग को कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सीआरए फॉर्म में फाइल करना पड़ता है इन द एमसीए। तो आपको फॉर्म 30 डेज के अंदर में फाइल करना पड़ता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट। कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट देगा किसको? कंपनी को। कंपनी फाइल करेगा इन फॉर्म CRA4। ओके, as per company's cost record and audit rules, the cost of secondary packing material shall form part of डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसका आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऑब्वियसली सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल ना, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं जाता है, सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाता है। तो इसका आंसर आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इसका आंसर होगा। ठीक है, एज पर CAS 15। ठीक है, CAS 15 के हिसाब से। ओके, Rule 8 of company's audit and auditors rules, the auditor who has resigned from the company shall file with the company and register within a period of 30 days the date of his resignation a statement in form ADT3। form ADT3 में जाता है, ADT4 में तो रिपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉड को। ठीक है, तो ADT3 में जाता है। ओके, शुगर जहां पे आ गया, शुगर बोल रहा है, शुगर कौन सा सेक्टर में आएगा? रेगुलेटेड सेक्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द प्रॉपर्टी एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑल द कॉस्ट एलिमेंट कॉस्टिंग टेक्सोनॉमी। हम लोग बोलते हैं ना XBRL में टेक्सोनॉमी यूज होता है ना, तो टेक्सोनॉमी आ जाएगा। ओके, which of the following particulars relating to wages and salaries are to be included in cost auditor's report to the director को जो cost auditor report दिया जाता है उसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होता है? total wages and salary paid, total man days of direct labor available, brief explanation of variances in item। obviously सारा जाएगा। ठीक है, all of the above items जाएगा। सारा चीज हम लोग को बनाना पड़ेगा CRA3 में। ओके, CS5 deals with equalized cost of transportation। equalized cost of transportation आता है CS5 में। internal audit is conducted। देखिए इसमें जो लोग आंसर किया है थ्रू आउट द ईयर और बोथ A एंड B बोथ आर राइट, ये भी राइट है और ये भी राइट है, बिकॉज इंटरनल ऑडिट आपका पीरियोडिकली भी होता है और थ्रू आउट द ईयर भी होता है। आपका इंस्टीट्यूट में आंसर में दिया हुआ है, आपका अगर इंस्टीट्यूट का मैट आप खोलोगे तो आंसर थ्रू आउट द ईयर दिया हुआ है और A एंड B भी होना चाहिए। प्रैक्टिकली बोथ A एंड B इज द राइट आंसर, तो दोनों आंसर करेक्ट होना चाहिए। ओके, operational audit can lead to better management with the focus on risk identification and process improvement। okay, following is not prescribed as in the provision of prevention of money laundering act 2002। लाइफ imprisonment कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ये सारा जितना भी एमसीक्यू आपका आया था क्लास में हम लोग का कराया हुआ है, साथ ही साथ मेरा एमसीक्यू मैराथन में ईच एंड एवरी इज कवर अप। ईच एंड एवरी जितना भी किया हुआ है सब, अगर आप लोग ने मेरा एमसीक्यू मैराथन देखा होगा तो ये आपका एवरीथिंग यहाँ पे जो आपका 10 का 10 एमसीक्यू है वो कवर्ड है। साथ ही साथ ये जो 5 एमसीक्यू है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू है ये भी कवर्ड है। ओके, अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है ABC लिमिटेड विच इज मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट हैज 2 डिविजन। 2 डिविजन है। ठीक है, 2 डिवीजन है, एक है असेंबली डिवीजन और एक है फिनिशिंग डिवीजन। तो मतलब असेंबली डिवीजन में काम होता है फिर फिनिशिंग डिवीजन में चला जाता है। ठीक है, असेंबली डिवीजन में काम होता है फिर फिनिशिंग डिवीजन में काम चला जाता है। पहले असेंबली डिवीजन में कितना प्रोडक्ट आपका यहाँ पे प्रोडक्ट असेंबल हुआ? 14,000 प्रोडक्ट असेंबल्ड हुआ। ठीक है, 14,000 प्रोडक्ट असेंबल्ड हुआ और उसमें से बोला 25% ऑफ द प्रोडक्शन जो है असेंबली डिवीजन का वो सोल्ड हो गया मार्केट में। तो इसमें से 25% सोल्ड हो गया मार्केट में। तो 14,000 का 25% कितना होगा? 14,000 का 25% इज 3,500। यहाँ पे 3,500 सोल्ड हो गया मार्केट में। ओके, और बाकी ट्रांसफर हो गया, दैट मींस 14,000 माइनस 3,500 दैट कम्स आउट टू 10,500। तो यहाँ पे 10,500 उन लोग ने ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो 3,500 उन लोग ने बेचा है 400 में और बाकी ट्रांसफर किया है 370 में। तो इसका सेल्स कितना हो जाएगा? ए का सेल्स कितना हो जाएगा? 3,500 उसने बेचा है कितना रुपया में? 400 रुपया में। और बाकी जो आपका
बाकी जो आपका यूनिट है 10,500 यूनिट्स, वो बेचा है कितना रुपया में, वो बेचा है 370 रुपया में। तो दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सेल्स का। ठीक है, 3,500 इंटू 400, 3,500 इंटू 400 कितना हो गया, 14 लाख रुपया। ठीक है, 14 लाख, 14 लाख। और प्लस यहाँ पे कितना हुआ, 370 इंटू 10,500, 370 इंटू 10,500, दैट कम्स अप टू 38,85,000, 38.85। तो कितना आया आंसर, 38.85 प्लस 14 लाख, कितना आया आंसर, 52,85,000। तो सेल्स आ जाएगा ना ए का, असेंबली डिवीजन का सेल्स आ जाएगा। टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ असेंबली डिवीजन कितना आया, 52,85,000। 52,85,000 इज द सेल्स डिवीजन का प्रॉफिट। ओके, सेल्स डिवीजन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 52,85,000। 52,85,000 इज अ प्रॉफिट। ओके, इज अ सेल्स। अब देखिए प्रॉफिट पूछ रहा है, तो पहले जितना कॉस्ट है हम लोग को इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो कॉस्ट कितना हो गया, असेंबली डिवीजन का कॉस्ट कितना हो गया, 9 लाख प्लस 5 लाख जितना मार्केट से परचेज किया है, प्लस 6.5 लाख प्लस 9.5 लाख प्लस 12 लाख, ये तो सब हो गया ना आपका कॉस्ट हो गया ना। तो कॉस्ट को सबको हम लोग को ऐड करना है, तो कितना होगा, 9 लाख प्लस 5 लाख प्लस 6.5 लाख प्लस 9.5 लाख प्लस 12 लाख, कितना है, 42 लाख। 42 लाख कॉस्ट हो गया। ठीक है, और सेल्स कितना था, सेल्स कितना था, सेल्स कितना था, 52,85,000। तो माइनस 52,85,000 कितना आया प्रॉफिट, 10,85,000 इज द प्रॉफिट। 10,85,000 यहाँ पे प्रॉफिट है। ओके, अब फिनिशिंग डिवीजन का सेल वैल्यू पूछ रहा है, तो फिनिशिंग डिवीजन का मटेरियल तुम कितना में बेच रहे हो, 550 में। और कितना मटेरियल ट्रांसफर हुआ था, 10,500 इंटू आपका 550। तो इसमें आंसर आ जाएगा 10,500 इंटू 550, 10,500 इंटू 550 कितना आया, 57,75,000। 57,75,000 इज द वैल्यू। ओके, अब प्रॉफिट पूछ रहा है फिनिशिंग डिवीजन का, तो 57,75,000 तो सेल्स आ गया। अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट में कॉस्ट पहले आप लेस कर दीजिए। कॉस्ट क्या क्या होगा, देखिए कॉस्ट क्या होगा, पेंटिंग 1,50,000, 4,50,000 प्लस जो ट्रांसफर किया ना 10,500 इंटू 370, ये भी तो कॉस्ट है। तो आप 6 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस जो आपका 10,500 मटेरियल आया ना वहां से 370 में, वो भी तो इसका कॉस्ट है ना, कॉस्ट होगा ना। 10,500 इंटू 370 कैप्टिव कंजम्पशन 3,885, ये भी कॉस्ट है। ठीक है, प्लस 6 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 4,50,000 कितना आया, 50,85,000 इज द कॉस्ट। उसको माइनस कर दीजिए 57,75,000 से, तो कितना आया, 6,90,000। 6,90,000 इज द प्रॉफिट। 6,90,000 इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट पूरा कंपनी का कितना हो गया, 6,90,000 प्लस 10,85,000। असेंबली और फिनिशिंग डिवीजन का प्रॉफिट ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 6,90,000 6,90,000 प्लस 10,85,000 कितना हो गया, 17,75,000 इज द प्रॉफिट। तो ये सारा आपका आंसर है। ये अगर आपने करेक्टली कर दिया तो आपका पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, यार ये बहुत पढ़ पढ़ के हम लोग थक गए। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट, जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रोडक्ट का प्राइस इफेक्टिवली डिटरमाइन करना इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से, वही तो है कॉस्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये सारा देखिए हम लोग ने क्लास में जबरदस्त तरीके से पढ़ा है, जबरदस्त तरीके से। ये देखिए objective of cost audit: verification of cost accounts, and records, ensuring that the cost records are prepared following the costing rules. Okay, detection of any errors and frauds, verification of cost allocated to cost unit, facilitation fixation of the price, reconciliation between the cost records and financial record. इसके अलावा आप कुछ और अपना भी पॉइंट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये सारा पॉइंट्स आपने लिख दिया तो 5 आउट ऑफ 5 है। ओके, अब बोल रहा है एज पर कंपनीज cost record and audit rules, summarize what are the various CRA forms. तो CRA form, CRA 1, 2, 3 and 4, यही सब तो CRA form है ना, which are to be submitted by the company. फॉर्म CRA 1 किस लिए सबमिट करते हैं, बताओ, फॉर्म CRA 1 किस लिए सबमिट करते हैं। ये देखिए हम लोगों ने एक एक चीज का एक्सटेंसिव स्टडी किया है क्लास में। CRA 1 में क्या मेंटेन करना पड़ता है, कॉस्ट रिकॉर्ड कंपनी का। CRA 2 में अपने को कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। CRA 3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ता है। CRA 3 कौन देता है, कॉस्ट ऑडिटर देता है कंपनी को। फिर CRA 4 में जाता है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जो कि CG को जाता है, MCA का वेबसाइट में जाता है। ठीक है, तो वो फॉर्म को अटैच करना पड़ता है। ठीक है, आइटम्स विच आर टू बी इंक्लूडेड इन CRA 1, CRA 2, CRA 3 एंड CRA 4, एवरीथिंग वी हैव डन ऑन CRA 4 कितना दिन में सबमिट करना पड़ता है, 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट। 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट। ओके,
पूरा ब्रीफली हम लोग को एक एक चीज एक्सप्लेन करना है कि सीआरए 1 में क्या डालते हैं, सीआरए 2 में क्या डालते हैं, सीआरए 3 में क्या डालते हैं एंड सीआरए 4 में क्या डालते हैं। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफाइज द ड्यूटी ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड। देखिए कॉस्ट ऑडिटर किस क्या कौन सा सेक्शन में रिपोर्ट करता है फ्रॉड, फटाफट से बताओ कौन सा सेक्शन में रिपोर्ट करता है फ्रॉड। ठीक है, कौन सा सेक्शन में रिपोर्ट करता है फ्रॉड, फटाफट से बताओ, फटाफट से कौन बताएगा कौन सा सेक्शन में रिपोर्ट करता है फ्रॉड, फटाफट से बताओ कौन सा सेक्शन में रिपोर्ट करता है फ्रॉड। ठीक है, देखिए अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 12, अंडर सेक्शन 43 सब सेक्शन 12 कॉस्ट ऑडिटर का ड्यूटी है, द ऑडिटर इट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड डन बाय द कंपनीज एम्प्लॉय और द ऑफिसर्स। ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, फ्रॉड को क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑडिटर का ड्यूटी होता है रेड विथ रूल 13, फ्रॉड अमाउंट अगर 1 करोड़ से कम है इंडिविजुअली और एग्रीगेट, अगर इंडिविजुअली नॉट एग्रीगेट, अगर फ्रॉड अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये सब हम लोग ने पढ़ा था कि नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज इन्वॉल्व, ये सब देना पड़ता है। बीओडी को मेंशन करना अपना पड़ता है अपना ब्रॉड रिपोर्ट में, नेचर ऑफ द फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व, पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या रेमेडियल मेजर्स लिया गया, रेमेडियल एक्शन क्या क्या लिया कंपनी ने, वो बताना पड़ेगा। 1 करोड़ से ज्यादा है तो रिप्लाई भी सबमिट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑडिटर को रिप्लाई भी सबमिट करना पड़ेगा। ये देखो एंड गिव रिप्लाई विद इन 45 डेज, और कॉस्ट ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म ADT 4 जमा करना पड़ेगा सीजी को जमा करना पड़ेगा विद इन 50 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिप्लाई। और क्या क्या जाएगा उसमें, नेचर ऑफ द फ्रॉड, पार्टीज इन्वॉल्वड, अमाउंट ऑफ द फ्रॉड, पार्टीज रिप्लाई रिसीव फ्रॉम बीओडी एंड ऑडिटर्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर एसी और बीओडी रिप्लाई नहीं करता है तो विद इन 45 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 15 डेज रिपोर्ट जाएगा, और क्या जाएगा कि रिप्लाई हम लोग ने रिसीव नहीं किया, ऑडिटर ये भी बताएगा कि हम लोग ने रिप्लाई रिसीव नहीं किया। और ये ADT 4 किसके पास जाता है, शुड बी एड्रेस टू द सेक्रेटरी MCA एंड इट शैल बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट followed by email and shall be sent by the auditor's letter at containing auditor's detail, ऑडिटर का डिटेल रहेगा। ठीक है, ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, अगर ऑडिटर रिपोर्ट नहीं कर पाता है फ्रॉड, ऑडिटर अगर रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। क्या लगेगा फाइन, लिस्टेड कंपनी है तो 5 लाख, अनलिस्टेड कंपनी है तो 1 लाख। ठीक है, और सेक्शन 447 में हम लोग को लिख के आना पड़ेगा पनिशमेंट क्या है फ्रॉड का, फ्रॉड अगर अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है तो 10 लाख का फाइन, या फिर 10 लाख का है तो मिनिमम फाइन कितना है फ्रॉड का मिनिमम फाइन कितना है 20 लाख। ठीक है, 20 लाख मिनिमम अमाउंट इज फ्रॉड अमाउंट, मिनिमम इज फ्रॉड अमाउंट। ठीक है, फ्रॉड का अमाउंट मिनिमम फाइन कितना है, फ्रॉड का अमाउंट मिनिमम फाइन कितना है, फ्रॉड का अमाउंट, और 10 लाख विच एवर इज हायर, 1% ऑफ द फ्रॉड अमाउंट और 10 लाख विच एवर इज हायर, 1% ऑफ द फ्रॉड अमाउंट और 10 लाख विच एवर इज हायर। ठीक है, और ये हम लोग जबरदस्त तरीके से कर रहे थे, इसमें 3 टाइम्स ऑफ द फ्रॉड एंड इंप्रिजनमेंट भी है, 50 lakhs और इंप्रिजनमेंट अप टू 5 years है। जबरदस्त तरीके से क्लास में पढ़े थे, तो सेक्शन 447 भी बोल के आना है और 143 सब सेक्शन 12 भी हम लोग को बोल के आना है, तब आपको 5 out of 5 मिलेगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी है ये आंसर, ऑब्वियसली ये लेंदी है, ये पूरा चीज आप लोगों को क्योंकि लिख के आना है। ओके, थोड़ा सा ये लेंदी है ये वाला आंसर। ओके, चलो डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर फाइलिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये भी हम लोग ने जबरदस्त तरीके से दिखा है। ठीक है, स्टेप्स फॉर फाइलिंग। ओके, ठीक है, स्टेप्स फॉर फाइलिंग द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, क्रिएशन ऑफ XBRL इंस्टेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, XBRL इंस्टेंस डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा इन द XBRL फॉर्मेट। ठीक, क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग डेटा, XBRL सॉफ्टवेयर से हम लोग को कॉस्टिंग डेटा उसमें इनपुट करना पड़ेगा, इंस्टेंट डॉक्यूमेंट हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग XBRL पैकेज, फिर उसके बाद डाउनलोड करना पड़ेगा XBRL वैलिडेशन टूल MCA का साइट से, फिर उसके बाद जो इंस्टेंस डॉक्यूमेंट डाउनलोड इंस्टेंस डॉक्यूमेंट जो जनरेट हुआ उसको क्या करना पड़ेगा, XBRL सॉफ्टवेयर से हम लोग को वैलिडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जो कॉस्टिंग टेक्सोनॉमी है वो मैपिंग हो रहा है कि नहीं उसका कॉस्टिंग डेटा के संग, फिर प्री स्क्रूटिनी करना पड़ेगा इंस्टेंस डॉक्यूमेंट का, फिर उसको PDF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कंटेंट का, अटैच करना पड़ेगा इंस्टेंस डॉक्यूमेंट को CRA4 से, फिर CRA4 सबमिट करना पड़ेगा पोर्टल में। ठीक है, CRA4 सबमिट करना पड़ेगा पोर्टल में, कितना दिन में सबमिट करना पड़ता है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, 30 डेज में हम लोग को सबमिट करना पड़ेगा। CRA4 इज टू बी फाइल्ड along with reservation and explanation and attachment in XBRL format. CRA4 is an e-form which needs to be uploaded in MCA portal along with the attachment, that is instance document in the XBRL format. The whole CRA4 is not in XBRL but only the instance document which is a part of CRA4 is in XBRL. Okay, ठीक है। फिर CRA4 का आपको फॉर्मेट देने का दरकार नहीं, क्योंकि आपसे स्टेप्स पूछ रहा है। CRA4 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी देने का दरकार नहीं है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए ये सम्स में आ जाइए, जबरदस्त तरीके से ये सम्स करेंगे हम लोग फटाफट से। अब हम लोग ये सम्स करेंगे, ठीक है, फटाफट से। देखो यूनिट प्रोड्यूस्ड, कंपनी देखो दो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, AB और AC। ठीक है, कंपनी 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, AB और
AC, AB का कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है 2,20,000, 2,20,000 और AC का 1,75,000। सोल्ड कितना हुआ है 1,78,000, 1,46,000। मशीन आवर कितना यूटिलाइज हुआ है 136 आवर 86,000। डिजाइन चार्जेस कितना है 168, 190। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्ज 280 एंड 387। रॉयल्टी पेड ऑन सेल्स, पूरा ₹2.5 पर यूनिट रॉयल्टी सेल्स पे लगता है, ठीक है। तो 178,000 इंटू 2.8, 1,78,000। AB कितना बेचा है 1,78 इंटू 2.5, कितना हो गया रॉयल्टी, इसके ऊपर हो गया रॉयल्टी। अगर खाली रॉयल्टी अगर हम बोले रॉयल्टी कितना हो गया 4,45,000, 4,45,000। और इसमें कितना हो गया 1,46,000 इंटू 2.5 दैट इज 3,65,000, 3,65,000। इस दोनों को टोटल करेंगे हम लोग 3,65,000 प्लस 4,45,000 दैट कम्स अराउंड 8,10,000, ठीक है। अब बोल रहा है रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट प्रोड्यूस पे भी रॉयल्टी दिया है, यूनिट सेल पे भी दिया है और यूनिट पेड पे भी दिया है, बोल रहा है कि ना, ठीक है। बोला रॉयल्टी पेड ऑन यूनिट प्रोड्यूस इज 4,97,500, 1.25 ऑफ द बोथ द यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है। तो 1.25 से हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा तो रॉयल्टी निकल जाएगा, ठीक है। रॉयल्टी कितना निकलेगा, रॉयल्टी वापस से रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी कितना निकलेगा 1.25 करके, कितना 1.25 करके 1.25 इंटू 2,20,000, 2,20,000 इंटू 2,20,000 कितना आया 2,75,000, यहाँ पे आया 2,75,000, कितना आया। और इसको कितना निकलेगा 2,75,000 और इसमें कितना निकलेगा 1,78,000 इंटू 1.25 दैट कम्स अप टू 2,22,500, 2,22,500। दोनों को ऐड करिए उतना अमाउंट आना चाहिए 2,75,000, इसमें ऐड करिए 4,97,500 आ रहा है, ठीक है। पूरा हायर चार्ज ऑफ इक्विपमेंट, बोला हायर चार्ज ऑफ इक्विपमेंट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ AB ओनली, खाली AB में लगा है ना मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हायर चार्जेस, तो हायर चार्ज हम लोग खाली AB में ऐड करेंगे। कितना हायर चार्ज है, कितना हायर चार्ज है 60,000, 60,000, ओके। नो एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड फॉर यूनिट सेल, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा। आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल रहा है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकल जाएगा ना, कितना लगा डिजाइन चार्जेस लगा 1,68,000 प्लस 2,82,000, फिर सॉफ्टवेयर का रॉयल्टी 1,68,000 प्लस 2,82,000 प्लस रॉयल्टी लगा है 4,45,000 प्लस 60,000 लगा है आपका हायर चार्ज प्लस 2,75,000, कितना आया 12,30,000, कितना आया 12,30,000, 12,30,000। और सिमिलरली इसका भी निकल जाएगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ओके। इसका कितना आएगा 1,90,000 प्लस 3,87,000 प्लस 3,65,000 प्लस 2,22,500, ठीक है। तो उसका भी आ जाएगा, ठीक है 11,64,500 आ रहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आइए, बताइए फटाफट से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट से बताइए, फटाफट से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का है ना ये सम्स भी कितना इजी आया था यार, इतना इजी तो यार कोई भी सम्स नहीं देगा, इतना इजी जबरदस्त वाला, बहुत से इजी, इजी से भी इजी सम है, ठीक है, बहुत से इजी से भी इजी सम है, ओके। अब आ जाइए, अब आ जाइए PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। द फॉलोइंग आर द कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2025 का उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर है, क्या है कॉस्ट स्ट्रक्चर 31 मार्च 2025 का। इश्यू आ रहा है पेन में चार्ज में, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंगल प्रोडक्ट हैज द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज इंक्लूडिंग 320 फॉर रेलवे डेमरेज, ठीक है। मटेरियल फ्रॉम सिस्टर कंसर्न एट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटी, employee cost, direct expenses, consumable stores, repair and maintenance including abnormal breakdown cost of 140, depreciation, amortization or other overhead, administrative overhead, okay, working capital interest to bank, WIP adjustment, packing cost, मशीनरी मिसलेनियस सब्सिडी रिसीव फ्रॉम फॉर ऑपरेशन एंड आउटपुट कितना है 1430। बोला यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए CS4 के द्वारा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है बस 110% ऑफ
110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपको क्या बोल रहा है, पीक्यूआर लिमिटेड अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट हैज द फॉलोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आपको CS4 के हिसाब से कॉस्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, यूनिट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो कॉस्ट पर यूनिट में क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट एज पर CS4 निकालना है। एज पर CS4 में क्या करते हैं, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के आपको नंबर ऑफ टन मेट्रिक टन से डिवाइड कर देना है, तो आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो पर यूनिट में क्या होगा, ये रेलवे डिमर्जेस चार्जेस हम लोग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो 5622 को हम लोग को 320 से माइनस करना पड़ेगा। ब्रेकडाउन, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन हम लोग को लेस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी वर्किंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बैंक हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, मिसलेनियस सब्सिडी फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, वर्क इन प्रोग्रेस एडजस्टमेंट हम लोग को लेस करना है, बाकी सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ऐड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही टोटल कर देता हूं आपका 14622 माइनस 320 प्लस 1460 प्लस 3628 प्लस 1450 प्लस 860। टोटलिंग करने में एक्चुअली टाइम कम है ना, 5622 प्लस 1460 प्लस 3628 प्लस 1450 प्लस 860 प्लस 1425 प्लस 550 प्लस 1280 प्लस 1420 प्लस 660, ओके, माइनस 360 प्लस 540, ठीक है। तो 18535 आ गया। मिसलेनियस सब्सिडी रिसीव फॉर ऑपरेशंस है ना, अगर फॉर कॉस्ट होता, फॉर मटेरियल परचेज होता, तब हम लोग रिड्यूस करते, ऑपरेशन है इसलिए हम लोग मिसलेनियस सब्सिडी को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, ओके। फिर उसका रेलवे डिमरेज चार्जेस को हम लोग को लेस करना पड़ेगा, एबनॉर्मल ब्रेकडाउन हम लोग को 140 लेस करना पड़ेगा, ठीक है, इंटू 110% करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई आपका 1430 करना पड़ेगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द फाइनेंशियल अकाउंट C&F, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, in the financial account of C&F Limited for the year ended 31st of March 2025 the प्रॉफिट was कितना है, 3 4 5 6 7 8,78,06,000, ठीक है। एज पर क्या, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 8,78,000, 8,78,06,000, ठीक है। ऐसा कुछ प्रॉफिट आप लोग का दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि आपको रिकंसाइल करना है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको निकालना है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड निकालना है। तो निकाल के बताओ कैसे निकलेगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। हम लोग तो यहाँ पे टी फॉर्मेट में करते थे ना, टी फॉर्मेट में, तो हम लोग टी फॉर्मेट में ही करेंगे ना, टी फॉर्मेट हम लोग को ज्यादा इजी लगता है, हम लोग ने टी फॉर्मेट में पूरा सीखा है, तो टी फॉर्मेट में ही करेंगे, ओके। ओके तो चलो टी फॉर्मेट में करते हैं। सबसे पहले बताइए, हम लोग को फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट दिया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंट का हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है, कितना है फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 878, नीचे में सारा फिगर आपका उसी में है ना, तो हम लोग को सारा फिगर उसी में लिखना पड़ेगा थाउजेंड्स में, 87806, 87806 है ना, 87806 है, ठीक है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है, ठीक है। फिर हम लोग को बताइए सब्सिडी आया है, यूरिया सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी इनकम साइड है ना, तो इनकम साइड में लिखेंगे यूरिया सब्सिडी कितना है, यूरिया सब्सिडी कितना है, यूरिया सब्सिडी 358, इनकम साइड में लिखेंगे ना 358, ठीक है। एक्सपेंस ऑन CSR, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस साइड में लिखेंगे 66, ठीक है, एक्सपेंस साइड में लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 160 है ना, तो इसको 160 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 160 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। केमिकल यूज इंटरनली, इंटरनली आपने केमिकल यूज किया है, ठीक है, इंटरनली आपने केमिकल यूज किया है, तो कितना केमिकल यूज किया है, कितना केमिकल यूज किया है, 392 माइनस 375, 392 माइनस 375, 392 माइनस 375 कितना आया, 17, कितना आया 17, कितना आया 17, तो 17 अपना इनकम हो गया ना, 17 अपना इनकम हो गया, ठीक है। 392 माइनस 375 अपना इनकम हो गया, तो इनकम साइड में दिखा दीजिए, कहाँ दिखाएंगे, इनकम साइड में दिखाएंगे, ओके। फिर उसके बाद फेवरेबल एक्सचेंज रेट, फेवरेबल है तो इनकम में जाएगा, किस में जाएगा, फेवरेबल है इनकम में जाएगा, ओके। फिर उसके बाद बताइए पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट है, हम लोग ने ग्रांट दिया है, ग्रांट दिया, खर्चा है, खर्चा में जाएगा 594, यहाँ पे खर्चा में जाएगा, ओके ओके। परचेज टैक्स रिफंड, रिफंड मिला है ना, तो भैया रिफंड में जाएगा, लेस होगा, लेस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिटिगेशन रिकवरी हुआ है, प्रायर पीरियड का अभी इस बार रिकवरी हुआ है, एड यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट, यहाँ पे जाएगा आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है। अब ओपनिंग सेमी फिनिश गुड्स है ना, ये वैल्यू है, ओपनिंग का ओपनिंग में लिख दो, क्लोजिंग का क्लोजिंग में लिख दो। ओपनिंग का कहाँ पे आता है, ओपनिंग का कहाँ पे आता है, फटाफट से बताओ, ओपनिंग का ओपनिंग में आता है, ओपनिंग का ओपनिंग में आता है 32,700 और
और उसके बाद ओपनिंग फिनिश गुड कितना है 84,220। ठीक है, कॉस्ट का कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा 36,210 और 79,590। ओके, क्लोजिंग का कहाँ पे आएगा, क्लोजिंग का यहाँ पे आएगा ना 36,720 और 89,230। यहाँ पे कितना आएगा 40,120 और 81,450, 40,120 और 81,450। अब टोटल करो, फटाफट से आंसर आ जाएगा, फटाफट से आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से आंसर आएगा 87806। ठीक है, 87806 प्लस 66 प्लस कितना है ये 594, 594। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 88466। ठीक है, यहाँ पे कितना है फटाफट से होता है 160 प्लस 358 प्लस 17। ओके, प्लस 17 प्लस 304। ठीक है, प्लस 463। ओके, प्लस 135 कितना है 1437। यहाँ पे माइनस होगा 1437। अब इलो का डिफरेंस देख लो भैया, इलो का डिफरेंस क्या है वो अलग से माइनस कर दो। ठीक है, इलो का डिफरेंस कितना है 32,700 प्लस 84,220। ओके, 84,220। ठीक है, प्लस 40120 प्लस 81,450 कितना है यहाँ पे 2,38,490 और यहाँ पे कितना है 36,200 प्लस 36,210 प्लस 79,590 प्लस 36,720 प्लस 89,230। 241,750, 241,750, 241,750 यहाँ पे ये आया। ठीक है, डन 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 और डन और नॉट, फटाफट से बताइए। तो डिफरेंस दोनों का कितना हो गया 241,3750 माइनस 238,490। तो दोनों के में बीच में माइनस कितना होगा 3260, 3260 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा माइनस में भी अपने यहाँ पे लिख सकते हैं सीधा 3260। ओके, तो कितना है 88466 माइनस 1437 माइनस 3260। ठीक है, माइनस 3260। ओके, 88466 माइनस 1437 माइनस 3260। ठीक है, तो कितना आया आंसर 83769। ठीक है, अभी अपने फास्ट कर रहे हो सकता है यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ हो। मेथड यही है। ठीक है, मेथड यही है। ओके, क्या क्या ऐड होगा क्या क्या लेस होगा, ऐड अपने हम लोग ने 2 आइटम किया, लेस हम लोग ने 1 2 3 4 5 6 आइटम किया और साथ ही साथ डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक, डिफरेंस इन स्टॉक भी किया हम लोग ने, डिफरेंस इन स्टॉक को भी हम लोग ने लेस किया, डिफरेंस इन स्टॉक को भी हम लोग ने लेस किया है। ओके, फॉरेंसिक ऑडिटर, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेंसिक ऑडिटर? यार फॉरेंसिक ऑडिट क्या है यार, फॉरेंसिक ऑडिट इज पोस्टमार्टम एनालिसिस ऑफ पोस्टमार्टम एनालिसिस टू प्रोड्यूस द एविडेंस इन द कोर्ट। ठीक है, फॉरेंसिक ऑडिट का टेक्निक भी किया हम लोग ने, ऐसे वाला टेक्निक किया था रैशनलाइजेशन और ये वाला टूल्स, अलग अलग टूल्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे आंसर लिख के आना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टेटमेंट शोइंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ ईडी एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो बोला पावर ऑफ ईडी क्या है, पावर ऑफ ईडी क्या है, समन कर सकता है, ओथ पे कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है, सर्च कर सकता है रिकॉर्ड को। ठीक है, ये सारा चीज कर सकता है ना, ईडी के पास तो सारे पावर, ही इज द सुप्रीम लीडर। तो देखिए हम लोग ने ईडी का पावर हम लोग ने किया था ना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हम लोग ने सारा पावर किया था। ठीक है, हम लोग ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सारा पावर किया था, ईडी का पावर हम लोग ने सारा किया था। ठीक है, इट इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी विच इन्वेस्टिगेट इकोनॉमिक क्राइसिस एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ वैल्यूएशन वायलेशंस। ठीक है, ईडी इज इंटरेस्टेड विद द पावर। तो क्या क्या पावर था ईडी का, क्या क्या पावर था फटाफट से बताइए, ईडी का क्या पावर था। ठीक है, ईडी का क्या पावर था, ईडी को ये 3 स्टैट्यूटरी फंक्शन करना पड़ता था, 3 स्टैट्यूटरी फंक्शन को एनफोर्समेंट के लिए 3 लॉ का एनफोर्समेंट का पावर है, पीएमएलए का, फेमा का और एफईओ का। ठीक है, और साथ ही साथ उसके पास सारा पावर है, वो एनफोर्स, वो अटेंडेंस कर सकता है, समन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, फिर एग्जामिन ऑन ओथ कर सकता है, फिर जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका रिकॉर्ड कर सकता है, उसको रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन कर सकता है। ये सारा चीज ईडी के पास, ये सारा पावर है, ईडी के पास ये सारा पावर है। ओके, डन। अटैच कर सकता है, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट का भी पावर है ना ईडी के पास, ईडी हैज द पावर टू अटैच द प्रॉपर्टी आल्सो। ओके, डन।
सर्च एंड सीजर का पावर है, ठीक है, सर्च एंड सीजर का पावर है ईडी के पास। ओके चलो, हु इज क्वालिफाइड टू कंडक्ट मैनेजमेंट ऑडिट? मैनेजमेंट ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है, फटाफट से बताओ, मैनेजमेंट ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है, फटाफट से बताओ, मैनेजमेंट ऑडिट कौन कंडक्ट कर सकता है? ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिटर का कोई क्वालिफिकेशन है क्या लॉ में? लॉ में तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, ठीक है, देयर आर नो रूल स्पेसिफाइंग मैनेजमेंट ऑडिट, दैट इज नॉट मैंडेटरी इन नेचर एंड देयर इज नो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन मैनेजमेंट ऑडिट। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिटर का, जिसको भी हम लोग मैनेजमेंट ऑडिटर का काम दे रहे हैं, उसके पास कुछ क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्वालिटीज होना चाहिए, गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट स्टेटमेंट एंड एनालिसिस टेक्निक होना चाहिए, इकोनॉमिक एंड लेबर लॉ का नॉलेज होना चाहिए, क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में जाना चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में होना चाहिए, ऑडिटर शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ऑडिटर शुड गिव सजेशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है, उसके पास ये सब क्वालिटीज होना चाहिए, ठीक है, ये सब क्वालिटीज होना चाहिए। ओके डन, डन और नॉट, बताइए फटाफट से, ठीक है। एनालिसिस द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन प्रोटेक्टिंग डेटा इन द ऑर्गेनाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, फटाफट से हम लोग को बताना है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है, व्हाट आर द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन प्रोटेक्टिंग डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, प्रोफेशनल केयर किया जाता है, नेटवर्क एंड सिस्टम को ब्रीच करने से रुकवाता है। साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, नेटवर्क एंड सिस्टम को ब्रीच करने से। साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रोफेशनल डिसिप्लिन दैट इज अबाउट क्रिएटिंग डिफेंसिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक्स। People working in this industry may have a wide range of information technology skills including programming, operating system and networking. The primary goal of any cyber security is professional is to create network or system that is impossible to breach, thereby protecting the information within the network. Okay, cyber security encompasses many protocols that are used in the real world, things like setting user permission, establishing file transfer protocol and requiring secure for frequently changing password are vital elements of cyber security. Okay, फिर हम लोग को क्या करना है, बैंक में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बारे में बता देना हम लोग को, बैंक्स में क्या साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, कैसे हेल्प करता है बैंक को प्रिवेंट करने के लिए। साइबर सिक्योरिटी अलग अलग तरीके का लेवल्स होता है, नेटवर्क मैनेजमेंट, यूजर एक्सेस, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, रिस्क बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, बैंक में अलग अलग लेवल्स होता है, वो हम लोग को पूरा बता के आना है। दीज आर द रोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, दीज आर द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटीज। ओके, ठीक है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, एथिकल एसेस मैनेजमेंट, उसके बाद सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, सिस्टम आर्किटेक्चर, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सेफगार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, मेंटेनेंस ऑफ डेटा इंटीग्रिटी, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम इफेक्टिवनेस, ठीक है, इंश्योरिंग सिस्टम एफिशिएंसी। ओके, इंश्योरिंग सिस्टम एफिशिएंसी। ओके ओके ओके, ठीक है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एनालिसिस इज एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा सा देखो पेपर लेंदी है, पेपर लेंदी है, लेकिन टफ नहीं है, टफ नहीं है, टफ तो है नहीं, देखो थोड़ा लिखना था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करके गए होगे बहुत अच्छा से तो आपको इतना नहीं लिखना पड़ा होगा, क्योंकि थ्योरी कम आपको अटेम्प्ट करना पड़ा होगा, थ्योरी कम आपको अटेम्प्ट करना पड़ा होगा। ओके ओके, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का आपको फॉर्मूला लिख के आना है। व्हाट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन? अब एक मशीन मैन्युफैक्चर करता है 100 यूनिट्स, बट द मैन्युफैक्चर मशीन का कैपेसिटी 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने का, लेकिन प्रोड्यूस कितना करता है 70, तो हम लोग को पता चलता है कि मशीन 70% यूटिलाइज कर रहा है, 70%। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, इससे हम लोग को क्या पता चलता है, मशीन एक्सेस यूटिलाइजेशन कर रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है, एक्सेस यूटिलाइजेशन कर रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है। अगर अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है और डिमांड ज्यादा है तो हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे ना, तो कंपनी को और प्रोड्यूस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना लॉस हो रहा है, इससे हम लोग को पता चलेगा। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सेसिव लॉस हो रहा है कि नहीं, सरप्लस हो रहा है कि नहीं, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, हमको इससे पता चलता है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल। मैनेजमेंट इससे क्या कर सकता है, डिफाइन, मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट इससे डिटरमाइन कर सकता है कि कंपनी एक्सेस यूटिलाइजेशन कर रहा है, सरप्लस यूटिलाइजेशन कर रहा है कि अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, ओके, इट्स अ टाइप ऑफ एनालिसिस, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस में इससे कंपनी क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकता है। क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकता है। ओके ओके,
अब आ जाइए, ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल अब हम लोग को बताना है। ओके तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन फोर फैक्टर्स: टाइप ऑफ बिजनेस, मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके फैक्टर्स टू बी कंसिडर इन डिजाइनिंग इंटरनल कंट्रोल: सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हम लोग को करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसीज ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ पीपल, appropriate level of authority, accountability, adequate resources and supervisions of पीरियड सुपरविजन एंड पीरियोडिक अपडेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कैसे करेंगे? एग्जीक्यूशन कौन करेगा, ट्रांजैक्शन का ऑथराइजेशन कौन करेगा, रिकॉर्ड कौन मेंटेन करेगा, फिजिकल कस्टडी किसके पास रहेगा। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर टू बी कंसीडर्ड while डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये दोनों चीज हम लोग को लिख के आना। इंटरनल कंट्रोल आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ बिजनेस क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बिजनेस क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अवेलेबल है, पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इससे हम लोग को स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल डिफर फ्रॉम एंड इट्स स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ओके, what are the factors that are to be considered? Segregation of duty, competence level, appropriate level of authority, accountability, adequate resources and supervision and periodic updation. Okay, ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग ऑडिट करते हैं, कैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग ऑडिट करते हैं, वो पूरा आप लोग को बोल के आना है। ठीक है, बोला ना, अगर आप लोग ने मैथ से पूरा पढ़ा है तो थ्योरी कोई भी एकदम टफ नहीं लगेगा, आप लोग को एकदम इजी लगेगा, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी। एनजीओ का कैसे हम लोग को ऑडिट करना है, एनजीओ का कैसे ऑडिट करना है, हम लोग ने जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। एनजीओ का कैसे हम लोग को ऑडिट करना है, अब हम लोग एनजीओ का ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। ऑडिट ऑफ एनजीओ, ऑडिट ऑफ एनजीओ। तो इसमें आप लोग को नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का आपको ऑडिट के बारे में लिख के आ जाना है, एनजीओज का ऑडिट के बारे में लिख के आ जाना है। ऑडिट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ने ये जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। ठीक है, जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट हम लोग ने पढ़ा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट पढ़ा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट में ही हम लोग ये वाला पार्ट पढ़ चुके हैं कि और कैसे हम लोग एनजीओज का ऑडिट करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का ऑडिट करते हैं, वो हम लोग को लिख के आ जाना है। ठीक है, हम लोग को लिख के आ जाना है। जबरदस्त तरीके से हम लोग ने ये वाला पार्ट भी कर लिया। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो आपको ये पेपर पूरा जबरदस्त तरीके से मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, एमसीक्यू का सारा आंसर सॉल्व करा दिया है, जबरदस्त तरीके से ये पूरा पेपर सॉल्व हो गया। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत ही जबरदस्त गया होगा। अगर मेरा स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया होगा तो 100% आपका पूरा पेपर में जबरदस्त मार्क्स आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।